आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि लीस्ट स्क्वायर मेथड से किस तरह से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। इससे पहले भी हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के कुछ मेथड्स पढ़ चुके हैं। आज हम लीस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ रहे हैं। अच्छा, लीस्ट स्क्वायर मेथड के लिए हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक हमने ले लिया जिसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं और 3 अननोन हैं। हम यहाँ पर इन्हें पहले मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने पहले मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखे थे जब हमने कोफैक्टर मेथड किया था। यहाँ पर मैं लिख लूंगी x1 के सारे कोफिशिएंट्स और यहाँ पर मैं लिख लूंगी x2 के सारे कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब x1 और x2 के कोफिशिएंट्स लिखने के बाद दूसरा मैट्रिक्स बनता है x का, जिसमें हम सारे वेरिएबल्स लिखते हैं। तो वेरिएबल्स इस वक्त मेरे पास दो हैं, तो मैंने लिखा x1 और x2। इसके बाद हम लिखते हैं कांस्टेंट, जिसमें हमारे पास सारे कांस्टेंट नंबर्स आते हैं, वो है 4 1 3। ठीक है, 3 कांस्टेंट है हमारे पास। तो ये हमारे पास बन गया ए एक्स इज इक्वल टू बी। आपको याद होगा कि हम जब इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो हम इनको जब मैट्रिक्स का नाम दे देते थे तो हम कहते थे कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, बोथ साइड्स पर ए इनवर्स अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम इनवर्स मेथड नहीं यूज कर रहे हैं, हम लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज कर रहे हैं। तो अब ए मैट्रिक्स जो है, यहाँ पर हमने चूंकि हम यूज करेंगे गॉस एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन, इनके रो रिडक्शन मेथड से जो है हम इसका लीस्ट स्क्वायर मेथड का जो सोल्यूशन है वो फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम आपने क्या करना है कि आप ऐसा करें कि बोथ साइड्स पर जो है वो ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दें, ताकि हम इसे फिर एक एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में फिर से कन्वर्ट कर सकें। तो बोथ साइड्स पर जब मैं ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करूंगी तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए और इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि देखें, अगर मैं ए को दूसरी साइड पर लेकर जाती तो मेरे पास बनता है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, और ए इनवर्स का मतलब ये है कि ए मैट्रिक्स का इनवर्स लेना है, और इनवर्स के लिए जरूरी है कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और यहाँ पर देखें, इस वक्त ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो इस लीस्ट स्क्वायर मेथड का फायदा यह है कि इसके लिए जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होगा तभी इससे सॉल्व कर सकेंगे हम सिस्टम को, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर सकेंगे। तो इससे हम हर तरह का सिस्टम सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हमारे पास कोई मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर फॉर्म में नहीं होता, तो उसको स्क्वायर शेप में बनाने के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ उसी के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज बी। ठीक है, इस चीज का कॉन्सेप्ट में है जो है वो मैं रिग्रेशन के लेक्चर में भी आपको बहुत अच्छे से दे चुकी हूँ। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। हमने एक्स फाइंड आउट करना है, ये जो हमारे पास वेरिएबल है ये फाइंड आउट, यानी ये जो मैट्रिक्स है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज ए फाइंड आउट करेंगे, ए ट्रांसपोज बी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जब एक इक्वेशन बन जाएगी उसको फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके हम उसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अभी देखते हैं, हम पहले ए ट्रांसपोज ए फाइंड आउट करते हैं। ए ट्रांसपोज ए का मतलब ये है कि आपने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देना है, यानी कि ये जो ए मैट्रिक्स है इसकी रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दें। तो क्या बन जाएगा, 1 - 1, और आ जाएगा यहाँ 3 2, और यहाँ आ जाएगा -2 4। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा ए ट्रांसपोज। और ए मैट्रिक्स है 1 3 -2 और -1 2 और 4। ठीक है, ये मेरे पास ए ट्रांसपोज और ए हो गया। ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए से मेरे पास जो मैट्रिक्स बनता है, आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लें। किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, तो इससे आपके पास आ जाएगा 14, और ऐड करते जाते हैं ना। इस रो को अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन जाएगा, हमारे पास बनेगा -3 यहाँ पर। ठीक है, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3। आप मेरे साथ साथ कैलकुलेशंस करते रहें। ठीक है, आई होप कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती होगी। और यहाँ पर हमारे पास बनेगा, जब इस रो को थर्ड सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 21। ये मेरे पास आ गया ए ट्रांसपोज ए। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ए ट्रांसपोज बी भी फाइंड आउट करना है। तो ए ट्रांसपोज बी फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगी, मैं ए ट्रांसपोज को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगी। ए ट्रांसपोज क्या है, 1 - 1, ये ए ट्रांसपोज है। 1 - 1 3 2 -2 4। ठीक है, इसके साथ मैं लिखती हूँ बी मैट्रिक्स को। बी क्या है, बी मैट्रिक्स ये है 4 1 3 है हमारे पास, 4 1 और 3। इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह से, फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही कॉलम है तो मेरे पास एक ही एक एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ए ट्रांसपोज ए को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो सॉरी, इस रो को जब मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1। और फिर सेकंड रो को जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगी और सबको नंबर्स को ऐड कर लूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 10। तो ये मेरे पास आ गया ए ट्रांसपोज बी। ठीक है, अब ये जो मेरे पास इक्वेशन बनी थी ये अब क्या बन जाएगी, यहाँ पर हम सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करते हैं।
ठीक है। अब हम यहाँ पर सोल्यूशन लिखते हैं इसका रिमेनिंग। यहाँ पर मेरे पास अब इस इक्वेशन को देखें, इक्वेशन वन को, इक्वेशन वन क्या बन जाएगी, इक्वेशन वन बन जाएगी ए ट्रांसपोज ए की जगह इसकी वैल्यू लगाएं जो मेरे पास मैट्रिक्स बना है ट्रांसपोज ए का, तो ये बन गया है 14 -3 एंड 21। ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स आएगा x1 x2, और दूसरी साइड पर मैंने लिखना है बी मैट्रिक्स को, बी मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज बी जो है, ए ट्रांसपोज बी से आया 110। ठीक है। अब इसे मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किस तरह से लिखूंगी, 14 -3 21, और यहाँ डॉटेड लाइन लगाकर इन कॉन्स्टेंट्स को इसके साथ लिख दूंगी। आप देखेंगे आपका मैट्रिक्स यहाँ स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं, तो मेरे पास 2 by 2 का मैट्रिक्स बना है। सही है। अच्छा, यहाँ पर अब हम करते हैं, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये x1 का कॉलम बन गया है, ये x2 का कॉलम बन गया। इससे जो वैल्यूज आएंगी हम इसे रो एक्लोन फॉर्म या रिड्यूस्ड रो एक्लोन फॉर्म से इससे जो है वो एलिमेंट्री टू ऑपरेशंस इस पर अप्लाई करेंगे और अपने सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे पूरी रो को 14 पर डिवाइड करना होगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1। ठीक है। क्या करूंगी, 14 1/14 करूंगी, किसको मल्टीप्लाई करूंगी R1 से। ठीक है, ताकि यहाँ पर 1 बन जाए। तो मेरे पास बनेगा, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ बन जाएगा 1 -3/14 को एज इट इज लिख देती हूँ मैं, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा है, और यहाँ पर 1/14 लिख देते हैं। ठीक है। और यहाँ बनेगा -3 21 एंड 10। ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या ऑपरेशन होगा, अब मैंने इस 1 के नीचे 0 बनाना है, तो 1 के नीचे 0 बनाने के लिए मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी, ऑपरेशन पहले लिख लेते हैं। ऑपरेशन लिखते हैं हम, इस -3 को 0 बनाना है, तो ऑपरेशन में लिखूंगी R2 में ये लाई कर रहा है, और 3 में +3 करूंगी -3 में, तभी ये 0 बनेगा, और ऑपरेशन करेगा R1। ठीक है। तो अब इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। यहाँ फर्स्ट रो पर कोई ऑपरेशन नहीं है, ये सोर्स रो है, इसे एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 1/14, यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है। और यहाँ पर -3 +3, अब सोर्स रो को +3 से मल्टीप्लाई करते जाएं और टारगेट रो में ऐड करते जाएं। -3 +3 आ जाएगा 0 21, और यहाँ पर जब मैं -3 को मल्टीप्लाई +3 को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये -9/14 हो जाएगा। ये इस तरह से बनेगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ लिखते हैं -9, यहाँ बनेगा 21। ठीक है, ये 21 है, और माइनस यहाँ आएगा 9/14 इस तरह से। ठीक है। तो इससे मेरे पास आ जाएगा 285/14। आप इसका एलसीएम ले लें तो आपके पास आ जाएगा 285/18। आप इसे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, 285/14। ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, अच्छा यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया गलती से। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, 10 माइनस 10 +3 मल्टीप्लाई करूँ ना, इससे 10 +3/14, यानी कि 10 +3/14। ठीक है। तो 10 +3/14 से हमारे पास आ जाएगा 143/14, 143/14। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 143/14। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ आएगा 143/14। ये मेरे पास आ गया यहाँ पे नंबर। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करना है मुझे, नेक्स्ट ऑपरेशन मुझे ये करना है कि मुझे अब यहाँ 1 बनाना है। तो यहाँ 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, अच्छा ये जो मैंने मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट किया है इसको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ, ताकि मेरे पास यहाँ पे जगह खाली हो जाए और मुझे नेक्स्ट बोर्ड पे ना जाना पड़े। इसी पे मैं पूरा सोल्यूशन आपको एक ही उसमें शो कर दूँ। ठीक है, ताकि आप आसानी से पिछले स्टेप्स को भी देख सकें। क्या ऑपरेशन अब मैं परफॉर्म करूंगी, अब मुझे क्या करना है, 1 बनाना है। कहाँ पर, इस यहाँ पर 1 बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पे 1 बनाते हैं इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ हम करते हैं, यहाँ 1 बनाने के लिए यहाँ मुझे 1 बनाना है, तो ये है R2 में, तो R2 को मैं डिवाइड करूंगी, जिस को 1 बनाना है आप उस क्या करें कि 14/285, यानी कि उसके रेसिप्रोकल से पूरी रो को मल्टीप्लाई कर दें, R2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, ये फर्स्ट रो पर कोई ऑपरेशन नहीं है, चूंकि ये सोर्स रो है, इसे एज इट इज लिखेंगे। अच्छा, ये चूंकि लीनियर अलजेब्रा का कोर्स है तो इसमें हम सारे रो ऑपरेशंस ही यूज करते हैं। ठीक है, 1/14, और यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 14/285 से मल्टीप्लाई होगा, और ये जब 14/285 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 143/285 इस तरह से। ठीक है, ये आ गया।
अब क्या करना है, अब इसे 0 बनाना है। इसे 0 बनाने के लिए क्या ऑपरेशन करूंगी, ये R1 में लाई कर रहा है, और इसे 0 बनाने के लिए इसी के ऑपोजिट साइन के साथ इसे ऐड करूंगी, और सोर्स रो होगी R2। ठीक है, तो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ -3/14 और +3/14। अब सोर्स रो को +3/14 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ पर जब आप इसे करेंगे, यानी कि आपने क्या करना है, यहाँ पर 1/14, ठीक है, और यहाँ पर +3/14 को इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। तो आप जब इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास आएगा 17/95। ठीक है, 17/95 आ रहा है मेरे पास, 17/95 इससे आएगा। ठीक है, किस तरह से आपने करना है यहाँ पे मैं लिख कर दिखा देती हूँ आपको। क्या करेंगे, 1/14 यानी कि R1 का एलिमेंट, ठीक है, और इसके बाद +3/14 इस ऑपरेशन के साथ साथ आप लिखेंगे। ठीक है, R1 का एलिमेंट लिखा, +3/14 लिखा, और मल्टीप्लाई करेंगे R2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, तो 142/285। आप इसे कैलकुलेटर से कर लें तो आपके पास 17/95 आ जाएगा। सेकंड रो पर कोई ऑपरेशन नहीं है, इसे एज इट इज लिखेंगे 143/285। ठीक है, ये मेरे पास अब ये कन्वर्ट हो गया है रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म में। अब रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब मैं x1 और x2 की वैल्यूज बता दूंगी। अब यहाँ देखते हैं क्या वैल्यूज आ रही है मेरे पास। x1 की वैल्यू मेरे पास आएगी, ये देखें, ये x1 का कॉलम है, ये x2 का कॉलम है, तो x1 की वैल्यू मेरे पास आ गई है 17/95, और x2 की वैल्यू मेरे पास आ गई है 143/285। ठीक है, अच्छा, अब लीस्ट स्क्वायर मेथड है तो हम इसमें एरर भी निकालेंगे। एरर के लिए क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एरर के लिए फॉर्मूला आता है b-ax। एरर है b-ax। ठीक है, ये एरर है, इसके साथ ई लिखते हैं इस तरह से। एरर कैसे आप निकालेंगे, यानी कि एरर किस तरह से निकलेगा, b-ax से निकलेगा। ठीक है, इस तरह से। तो b-ax को हम फाइंड आउट करते हैं। b-ax का मतलब ये है, पहले b-ax को फाइंड आउट करेंगे, और फिर बिल्कुल एरर वाला जो तरीका है, स्क्वायर्ड एरर जो होता है, उसमें हम हर नंबर का स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, रूट स्क्वायर एरर जो होता है। यहाँ पर होगा b-ax, पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे। b की जगह b की वैल्यू पुट करें। b क्या था हमारे पास, पीछे आप देख सकते हैं 4, 1 और -3 था। ठीक है, 4, 1, -3, ये हमारे पास b आ गया। a क्या था, a मैट्रिक्स लिखते हैं यहाँ पर। a मैट्रिक्स था हमारे पास 1, 2, -1, 3, -2, 1, 3, -2। ठीक है, और -1, 2, 4, -1, 2, 4, ये मेरे पास a मैट्रिक्स आ गया। x मैट्रिक्स लिखते हैं। x मैट्रिक्स का मतलब ये जो x की वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास। तो x मैट्रिक्स हमारे पास आया है 17/95 और 143/285। ये मेरे पास x मैट्रिक्स आया था, यानी कि x1 और x2 की वैल्यूज मैंने लगा दी। अब आपने क्या करना है, आपने इन सबको मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट कर देना है। मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, तो आपके पास इस शेप का एक मैट्रिक्स बन जाएगा, इनके कॉलम वेक्टर एक बन जाएगा। और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, तो आपके पास आ जाएगा 1, 2, 3, 2/285। ठीक है, ये पहला आ गया। फिर -154/285, उसके बाद 4/3। ठीक है, इस तरह से हमारे पास बन गया है ये एरर वेक्टर। इस एरर वेक्टर को हमने अब क्या करना है, हमने इसका एरर निकालना है। तो एरर वेक्टर आया ना, अब हमने एरर फाइंड आउट करेंगे। एरर फाइंड आउट करने का वही तरीका है, आपने क्या करना है, एरर की हर वैल्यू को स्क्वायर करें पहले, 1323/285, यहाँ पर लिखते हैं एरर। ठीक है, ये बेसिकली यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, उसी तरीके से हम एरर निकालते हैं। इस पर स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पर होगा इस तरह से स्क्वायर, प्लस यहाँ -154। आप ये माइनस ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो ये वापस पॉजिटिव ही हो जाता है। मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लगा रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 1 है, ये 1 यहाँ छुप गया इसमें, ऐसे सही है। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एरर आएगा, क्या वैल्यू आएगी एरर की, यानी कि b-ax की 4.556।
तो ये मेरे पास इसका एरर आ गया। ठीक है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अब हम करते हैं, ये तो हमारे पास आ गया यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन आया है। अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। अब इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशन जब आएगा, यहाँ पर इसमें से कोई एक एलिमेंट या दो एलिमेंट्स, अगर दो से ज्यादा होंगे तो वो पैरामेट्रिक फॉर्म में आएंगे। जब वो पैरामेट्रिक फॉर्म में आएंगे तो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जब आप ये फाइंड आउट करेंगे, एरर वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन करके इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो चीज आपके लिए शायद थोड़ी सी मुश्किल हो। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से करनी है। यहाँ पर हम एक सिस्टम ले लेते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, अच्छा मैं एक छोटा सिस्टम ले रही हूँ, कोई सा भी सिस्टम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर बार इसी तरह का सिस्टम बनेगा। मैं छोटा इसलिए ले रही हूँ ताकि आपका टाइम बच सके और वीडियो छोटी बन सके। ठीक है, तो और आप आसानी से इसको सीख लें। 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम पहले इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास बन गया 1 -2 3, 3 -6 9। ठीक है, एक्स मैट्रिक्स आ गया है एक्स और वाई, एक्स और वाई। बी मैट्रिक्स आ गया है 1 0 1। ये मेरे पास तीन मैट्रिक्स आ गए। तो इसको इनके अब मैं क्या लिखूंगी, ए एक्स इज इक्वल टू बी बनता है, और इस पे क्या करूंगी, बोथ साइड्स पर ए ट्रांसपोज अप्लाई करूंगी, तो मेरे पास बनेगा ये फॉर्मूला ए एक्स, ए ट्रांसपोज ए इंटू एक्स। इसका मैंने बहुत डिटेल जो है वो बताई हुई है लीनियर रिग्रेशन वाले लेक्चर में, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। अच्छा, इस तरह से बना। अब हम क्या करेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे। तो ए ट्रांसपोज ए, इसको ध्यान से देखिएगा, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात हम करें। अब देखिएगा हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इनफाइनाइट सोल्यूशन को हम इसमें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा, ए ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज का मतलब ये है कि आपने इसको रो कॉलम को इंटरचेंज कर देना। यहाँ 1 3 आ जाएगा, यहाँ -2 -6 आ जाएगा, यहाँ 3 और 9 आ जाएगा। और ए मैट्रिक्स यहाँ लिखते हैं, ए मैट्रिक्स हमारे पास आएगा, ए मैट्रिक्स आएगा 1 -2 3, यहाँ आएगा 3 -6 एंड 9। ठीक है, इस तरह से आ गया। तो ए ट्रांसपोज ए से जो मेरे पास वैल्यू बन रही है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो मेरे पास आएगा 14। किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14, इस पूरी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42। ऐड मल्टीप्लाई करते जाते हैं और ऐड करते, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 9, इस तरह से करते हैं तो आ जाएगा 42। फिर इस रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 42। हमेशा इसी तरह का मैट्रिक्स बनता है। आप प्रीवियस मैट्रिक्स में भी आप एक बात नोट करें कि ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं ये एक जैसे बने हैं। ठीक है, अच्छा 42 हमेशा इसी टाइप का मैट्रिक्स बनेगा आपका। वो यहाँ पर आएगा 126। ठीक है, अच्छा मेरे पास इस वक्त 2 वेरिएबल्स हैं, तो मेरे पास ये 2 बाय 2 का बना है मैट्रिक्स। और अच्छा ये सॉरी, अच्छा यहाँ पर ये बन गया, ये मेरे पास बन गया ए ट्रांसपोज ए। अब मुझे क्या करना है, ए ट्रांसपोज बी भी फाइंड आउट करना है। ए ट्रांसपोज बी, ये वाली वैल्यू, ए ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ पर लगाते हैं। ए ट्रांसपोज है 1 3 -2 -6 3 9, और बी है, बी वेक्टर है 1 0 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस रो को इस पूरी कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो ए ट्रांसपोज बी से आपके पास आ जाएगा 4, और इस पूरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में इस वैल्यूज को पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर हम लिखते हैं। अच्छा जी, हमारे पास बनेगा इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, हम लिखेंगे क्या बनेगा हमारे पास, ए ट्रांसपोज ए की जगह इसकी वैल्यू लगाएं, क्या वेक्टर बना हमारे पास 14 42 42 एंड 126। ठीक है, ये मेरे पास बन गया है ए ट्रांसपोज ए। और यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स वाला मैट्रिक्स, यहाँ पर एक्स वाई है एक्स मैट्रिक्स के अंदर, और यहाँ पर मैं लिखूंगी ए ट्रांसपोज बी। इक्वेशन 1 में मैं वैल्यूज पुट कर, तो वो आया 4 12। अब मैं इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखकर इसको सॉल्व करूंगी। तो क्या बनेगा मेरे पास 14 42 42। अब देखिएगा कि इस मैट्रिक्स की शक्ल किस तरह की बन जाएगी, क्योंकि ये मैंने इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला निकाला है। तो आप देखिएगा कि किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, फर्स्ट रो को 14 पे डिवाइड करूंगी, यानी कि मैं करूंगी 1/14 R1। ठीक है, 1/14 R1 करूंगी तो मेरे पास बनेगा, यहाँ देखें,
यहाँ आएगा 1, 42 डिवाइडेड बाय 14 जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा 3, और 4 को जब 14 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2/7। ठीक है, और सेकंड रो पर कोई ऑपरेशन नहीं है, इसे एज इट इज लिखें, क्योंकि हमने 1 बनाया है और 1 बनाने वाली रो में कोई और ऑपरेशन अलाउड नहीं होता 1 बनाने वाले स्टेप में। ठीक है, अब हम करते हैं, क्या करना है अब हमने इसे 0 बनाना है। तो 42 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे आप लिखेंगे R2 माइनस 42R1। सही है, तो 42R1 को किस तरह से करेंगे अब देखते हैं। पहली रो पर कोई ऑपरेशन नहीं है, इसे एज इट इज लिख दें, और सेकंड रो को देखें, 42 माइनस 42 0 हो जाएगा, 126 और माइनस 42 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इससे भी 126 आता है तो आ जाएगा 0, और 12 माइनस 42 मल्टीप्लाई बाय 2/7, इससे भी आएगा 0। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास लास्ट रो क्या बन गई है, 0 = 0 बन गया है। अब देखें इसको वापस मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करते हैं, तो क्या बनेगा मेरे पास जब मैं इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। मैट्रिक्स फॉर्म में इसे कन्वर्ट करते हैं, तो सॉरी इक्वेशंस की फॉर्म में वापस इसे लिखते हैं, तो मेरे पास बनेगा x1, xy की फॉर्म में था तो x1 नहीं x लिखते हैं, x प्लस 3y = 2/7। ठीक है, ये इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, और यहाँ नीचे क्या आ गया, 0 = 0, यानी कि 0x2 = 0 विच इज ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट है ना, 0 तो 0 के इक्वल ही होता है। यहाँ अगर कोई नॉन जीरो नंबर आ जाता है तो नो सोल्यूशन आता। ठीक है, अभी इस वक्त क्या आया है हमारे पास, ट्रू सोल्यूशन, ट्रू वैल्यू आई है, तो इसका मतलब है इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसे आएंगे, ये जो मेरे पास इक्वेशन बनी है इसमें से मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगी इक्वेशन टू में से मैं, अब देखो एक रो बन गई है, सिर्फ एक नॉन जीरो रो आई है, तो इसका मतलब है कि एक्स और वाई में से कोई एक वेरिएबल ऐसा होगा जो लीड करेगा और दूसरा वेरिएबल पैरामेट्रिक होगा। ठीक है, तो इक्वेशन 2 को देखें कैसे बन जाएगी, x = मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं, 2/7 माइनस 3y, y यहाँ आर्बिट्री, क्योंकि y एलिमिनेट हो गया इस रो में से, तो हम कहेंगे कि लेट y = t, कुछ भी कह दें आप, तो y = t के अकॉर्डिंगली कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी अब, 2/7 माइनस 3t। तो ये मेरे पास सोल्यूशन बन गया, इनके y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू मैंने ले ली t, और x की वैल्यू आ गई 2/7 माइनस 3t। अब ये चूंकि आर्बिट्री सोल्यूशन है, तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि t को आप वैल्यूज देते रहें, जैसे t को लेट सपोज 0 कह लें, तो y 0 हो जाएगा और x की वैल्यू 2/7 आ जाएगी। t को 1, y को t को 1 ले लें तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी और x की वैल्यू भी इसके अकॉर्डिंगली आ जाएगी। तो सोल्यूशन सेट आपके पास इनफाइनाइट बनते रहेंगे, तो हम कहेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन है। ठीक है, ये तो आपके पास आ गया, एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, एरर वेक्टर फाइंड आउट करना है। ये चीज थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा कि एरर वेक्टर हम किस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं इसका। एरर वेक्टर के लिए हमने क्या करना है, b माइनस ए एक्स लेना है पहले, यहाँ पर b वेक्टर लिखेंगे। b हमारे पास क्या है, b है 1 0 1 1 0 1। ठीक है, a है हमारे पास, a की वैल्यूज लिखते हैं, a है 1 3 -2 -6 और 3 और 4, ये मेरे पास a है। और x को आप लिखें, x की जो वैल्यूज आई हैं वो लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि x और y था ना x मैट्रिक्स के अंदर, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई थी, अभी हमने वैल्यूज निकाली, क्या वैल्यू आई है, 2/7 माइनस 3t। आप पीछे देख सकते हैं, ये x की वैल्यू आई है 2/7 माइनस 3t, और y की वैल्यू आई है t। और ये देखो ये x, ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि x मैट्रिक्स जो था वो क्या था, वो एक्स वाई था, तो एक्स वाई में ये वैल्यूज लगा दो। x है 2/7 माइनस 3t और y है t, तो ये आपके पास मैट्रिक्स बना है x मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर वैल्यूज लगाते हैं, यहाँ पर आएगा 2/7 माइनस 3t। ठीक है, और यहाँ पर है t, ये मेरे पास आ गया है ये। अब इसको देखते हैं कि मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। ये चूंकि थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएबल्स आ गए हैं, मैं इसको थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा, यानी कि 2/7 माइनस 3t आ जाएगा, और फिर 3 को जब t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t आ जाएगा। ये फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन होगी। अब सेकंड रो को देखें, यहाँ मैट्रिक्स बंद करते हैं। ठीक है, सेकंड रो को देखें, -2 जब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -4/7 और +60, और -6 जब t से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -16।
अब 3 और 4 को इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 6/7। 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। पहला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, दूसरा नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 6/7 -90, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -90, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे मेरे ख्याल में मैंने वैल्यू गलत लगाई, ये 9 है, ठीक है, ये 9 है, तो यहाँ पर आएगा +90, क्योंकि ये सब कैंसिल हो जाते हैं। हमेशा ऐसे ही होगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी वाली सारी टर्म्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर आपके पास टी कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो आपके पास यहाँ वैल्यू आएगी 2/7, यहाँ वैल्यू आएगी -4/7, यहाँ वैल्यू आएगी 6/7, ठीक है। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लें। किस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 - 2/7, तो आपके पास आ जाएगा 5/7, ठीक है। 0 + 4/7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 4/7 से आ जाएगा 4/7, और 1 - 6/7 से आ जाएगा 1/7। तो ये मेरे पास आ गया है एरर वेक्टर। इस एरर वेक्टर से एरर निकालते हैं अब हम, ठीक है। एरर निकालते हैं, एरर की वैल्यू लगाएंगे हम यहाँ पर, एरर की वैल्यू लगाते हैं। एरर कैसे निकालेंगे, ये हम यूक्लिडियन डिस्टेंस के फॉर्मूले के साथ ये लगाते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम अगर 5 किस तरह से होगा, 5/7 का स्क्वायर +4/7 का स्क्वायर और +1/7 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, इसकी इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 1/7 √42। आप कैलकुलेटर से करके इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, डेसिमल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड से क्या किया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस भी निकाले, हमने यूनिक सोल्यूशन देखा और इनफाइनाइट सोल्यूशन देखे। अगर नो सोल्यूशन होता तो हम वहीं पर स्टॉप हो जाते, जिस तरह से यहाँ पर था, यहाँ पर नो सोल्यूशन आया था, यानी कि यहाँ पर आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं आना था तो आप यहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है। सोल्यूशन नहीं है तो आप एरर भी नहीं निकालेंगे। तो ये हमारा हो गया लीस्ट स्क्वायर मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन।